हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या आईएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूपी बोर्ड वाले भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रे ऑप्टिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A light ray passes from vacuum into a medium of refractive index n. The angle of refraction is found to be half of the incidence. The angle of incidence is okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लाइट रे वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है। मतलब कुछ ऐसा है, समझो ये वैक्यूम है, अच्छा, और ये मीडियम है, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, n है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब वैक्यूम से लाइट रे, ठीक है, कहाँ जाती है, किसी मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ पे आ गई, जैसे ये आ गई। ठीक है, तो वैक्यूम से जब मीडियम इंटर करती है तो आपको पता है ना क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। मीन्स लाइट थोड़ा सा अपने पथ से डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है ना। तो इन्होंने बोला कि, और हमको ये भी पता है कि वैक्यूम क्या काम करेगा, रेयरर का काम करेगा, क्योंकि वैक्यूम से रेयरर कोई मीडियम होता नहीं है। और जो दूसरा मीडियम है कैसा होगा बच्चों, डेंसर है। अच्छा, अब लाइट रेस का मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही, तो क्या होता है, तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है। मतलब ये जैसे ये नॉर्मल पड़ा हुआ है तो इसके पास आ जाती है, ऐसे। इस नॉर्मल जाना तो ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे खिसक गई, नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, अब उन्होंने ये खुद ही बोल दिया है कि जो इंसिडेंट एंगल है ये आई है, तो जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो इसका आधा है। मीन्स ये एंगल आर से लिखते थे ना बच्चों, तो इन्होंने बोल दिया है कि आर इक्वल टू कितना है, I/2। तो हमें आई की वैल्यू बतानी है। अच्छा भाई, यहां पे हमको क्या पता चल रहा है, यहां पे हम स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये होता था 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा, तो बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन आई तो आई है एंगल, ठीक है, और आर की जगह क्या है बच्चों, I/2, तो साइन I/2 हो जाएगा आर की जगह। अच्छा, 1/2, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया है, कितना दिया है बच्चों, n दिया है। अब देखो बच्चों, जो साइन आई है इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, याद करो तो आपने साइन 2θ का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। क्या होता था, ये होता था 2 sin θ cos θ। अगर आप थीटा की जगह I/2 रख दीजिए तो इसके लिए साइन आई के लिए आपको इक्वेशन यहाँ मिल जाएगी। क्या मिलेगी, साइन यहाँ I/2 रखोगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा I इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह I/2 रखा तो I/2 और कॉस I/2, ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो बच्चों क्या मिलेगा अपने को, साइन आई की जगह 2 साइन I/2 कॉस I/2 अपान साइन I/2 इज इक्वल टू n। अब बच्चों देखो क्या हो सकता है, साइन I/2 से साइन I/2 कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल, इनको हम काट देते हैं। तो अपने पास ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो हमको अब क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे ये हमको मिलेगा 2 cos I/2 इज इक्वल टू n, या फिर cos I/2 इज इक्वल टू n/2, या I/2 इज इक्वल टू, ये कॉस उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स n/2। ठीक है, अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो
तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू cos इनवर्स n बाई 2। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 cos इनवर्स n बाई 2। सो द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल विल बी 2 cos इनवर्स n बाई 2। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक यू। देखिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर मोर देन द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f बियॉन्ड द फोकस। द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इज, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और हम लोगों ने इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, किससे 5 सेंटीमीटर, फोकस से। अपने को पता है अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एयर में रखा है तो इसमें एक फोकस होता है, इस साइड होता था ना, ये प्रिंसिपल फोकस। तो इतना ही पीछे फर्स्ट फोकस भी तो होता है बच्चों। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो f की वैल्यू क्या होती है, दोनों तरफ सेम होती है, बिल्कुल। यानी कि अगर ये डिस्टेंस f है तो ये वाली भी f है। तो अगर इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ f स्मॉल f, तो इधर वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, f। अच्छा, उन्होंने बोला कि फोकस से 5 सेंटीमीटर पहले एक ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। कितनी दूर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर फोकस से पहले, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि अपने को जो इमेज मिलती है, ठीक है, वो क्या मिलती है कि फोकस से 3f बियॉन्ड मिलती है, इससे पीछे मिलती है इधर, ठीक है, वो भी रियल। इसका मतलब यहां से एक लाइट रे ऐसे आई होगी बच्चों और यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे धीरे धीरे मुड़ गई होगी। चूंकि थिन लेंस है इसलिए मैं एक ही जगह से रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, ये। अच्छा, ये उसकी इमेज बन गई होगी। और कितना पीछे बनी है ये, इन्होंने बोला f से 3f पीछे, यानी कि इधर हो गई ये डिस्टेंस 3f। कह रहे ना 3f बियॉन्ड द फोकस, तो फोकस के बाद 3f, मतलब इधर वाले फोकस से 3f। अब अपने को बताना है कि f की वैल्यू कितनी होगी, इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि एक लाइट रे इससे सीधे आएगी तो यहां पहुंचेगी, तब तो इमेज यहां बनती है। एक लाइट रे इधर से पहुंच गई, जब 2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कहीं पर मिल जाती है, वैसे मिलती है बहुत सारी इन्फिनाइट लाइट रे निकलती हैं, बट सारा बनाएंगे तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से काम चला लेते हैं ना। तो ये बन जाती है इमेज। अच्छा, तो बच्चों ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस क्या कहलाती थी, u, और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती थी, v। अब बेटा अगर देखो आप ध्यान से, तो u क्या है, इसके पीछे साइड है, तो u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। मतलब u की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, माइनस का f प्लस 5 सेंटीमीटर। कैसे, f प्लस 5, ये हो गया u पूरा, और v कितना हो गया, इसके आगे की तरफ हो गया ये v है, तो v की वैल्यू हो गई 4f। वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो लेंस के राइट साइड है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अपने को तो फोकल लेंथ पता करना है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह 4f माइनस 1/u, u की जगह माइनस का f प्लस 5। अच्छा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 1/f इज इक्वल टू 1/4f प्लस 1/f प्लस 5। बेटा ये 1/4f इधर ले आओ, तो क्या बचेगा अपने पास, 1/f माइनस 1/4f इज इक्वल टू 1/f प्लस 5। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा, देखो 4f एलसीएम आएगा, तो यहाँ बचेगा 4 - 1, देखो 4 - 1। अच्छा,
इज इक्वल टू इधर क्या बचा 1/f+5, तो ये बचेगा 3/4f इज इक्वल टू 1/f+5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 3f+15 इज इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या बचेगा 4f, ये 3f उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 15 इज इक्वल टू 4f - 3f, ये घटेंगे कितना बचेगा 4f में 3f जाएगा तो क्या बचेगा f बचेगा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 15। सो द वैल्यू ऑफ f विल बी 15 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई 15 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, रे ऑप्टिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन अ क्रॉस मार्क्ड ऑन अ पेपर, द क्रॉस अपीयर्स टू बी रेज्ड by 2 centimeter, the thickness of the slab is। ओके, तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि एक पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, इस पे कोई क्रॉस का मार्क लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर इन्होंने कहा एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। क्या रख देते हैं ग्लास स्लैब। तो बच्चों ये कोई हमने ग्लास की स्लैब रख दी ऐसा, ठीक है, और कह रहे जब ग्लास की स्लैब रखी गई तो ये जो मार्क है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर महसूस होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि जब कोई ग्लास की स्लैब रखते हैं तो हमको ऊपर से देखने पर एक अपरेंट हाइट महसूस होती ना, तो इसकी जो रियल हाइट है इस ग्लास स्लैब की वो हमको बतानी, पर इस ग्लास स्लैब की थिकनेस बतानी है कि कितनी थिकनेस होगी। तो इसकी जो रियल डेप्थ है समझो वो क्या है h। अब आपको पता है ना कि जब कोई ग्लास स्लैब रखते हैं किसी पेपर पर तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर उठा महसूस होता है। क्यों होता है जरा देख लेते हैं। तो भाई होता क्या है कि जैसे इससे एक लाइट रे ऐसे गई, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल की डायरेक्शन सीधी, तो ये लाइट रे तो सीधे बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे 90 डिग्री पे कोई लाइट रे किसी मीडियम पे गिरती है तो वो सीधे चली जाती है बाहर नॉर्मल के डायरेक्शन में, है ना, ये रूल होता है ना। अच्छा, दूसरी अगर एक लाइट रे ऐसे जाती है तो क्या होगा, अंदर क्या है ये ग्लास है, ग्लास का मतलब डेंसर, बाहर क्या है एयर है, एयर का मतलब रेयरर। तो यहाँ से अगर नॉर्मल ट्रा करोगे तो क्या दिखेगा, ये लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि ये इसके बजाय सीधे के बजाय ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। जब ये बाहर की तरफ बच्चों मुड़ जाएगी लाइट रे तो क्या होगा, इसका एक अगर पीछे इसको मिलाओगे तो यहाँ मिलती हुई महसूस होगी। यानी कि ये है तो क्रॉस यहाँ पे ओ पॉइंट पे, बट आपको जो दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, ओ डैश पॉइंट पे। तो बाहर से देखने पर आपको यहाँ दिखता है। तो जो डेप्थ दिखती है ये कहलाती है एपरेंट डेप्थ, ये वाली डेप्थ, ये x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, और h इसकी क्या है रियल डेप्थ, है ना, और यही h है थिकनेस ऑफ द ग्लास, ये हमको पता करनी है, ठीक है। और ऐसा उन्होंने दे रखा है कि जो h है वो x से 2 ज्यादा है। उन्होंने बोला ना कि ये इमेज 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है, मतलब ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अपने को पता क्या करना है बच्चों, अपने को पता करना है यहाँ पे h की वैल्यू। तो यानी कि x की वैल्यू में क्या कह सकता हूं मैं, h-2 कह दूं यहां से, देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अपने को पता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये ग्लास, जिसे यहाँ ग्लास रखा हुआ तो ग्लास को ले लेंगे। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर किसके होता है, रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ। ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अच्छा, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास कहने की यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, h अपान x, x की जगह h-2, क्योंकि अपने को h यानी कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब फाइंड करनी है,
और बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना दिया है, ये हमने n सपोज कर रखा है और n की वैल्यू उन्होंने दे दिया है 1.5, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, h/h-2 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1.5, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5h माइनस 2 इंटू 1.5 यानी कि 3, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तभी आ गया। तो ये बच्चों इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो इसको उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा 1.5h पहले से है, h उधर जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा 0.5h और उधर क्या बचा है हमारे पास 3, तो h कितना हो गया 3/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, सो h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। So the thickness of the slab will be 6 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों रे ऑप्टिक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड आउट ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5 हैज बोथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर। द इंसिडेंट light rays parallel to the axis of the lens will converge at distance L centimeter such that, और ये L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस है। बच्चों ये है डबल कॉन्वेक्स जिसके दोनों एंड क्या होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं। तो बच्चों आपको पता है ना इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, क्योंकि मोस्टली ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही इधर रखते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड सरफेस। पहले सरफेस का देखो सर्किल इधर कहीं बनता है, तो पहले सरफेस की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो R1 कैसा रखते हैं पॉजिटिव। तो इन्होंने बोला कि जो पहली मतलब दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है, बट हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो पहली रेडियस पॉजिटिव होगी और दूसरी को अगर आप बनाओगे तो इस साइड बनेगा, तो दूसरे का जो स्फीयर बनता है सरफेस का वो इस साइड बनता है, इसलिए उसका जो रेडियस होता है R2 वो क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बच्चों, वो है 1.5। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अपने से बोल रहे हैं कि इस पे पैरेलल आने वाली लाइट रे कहीं से इंसिडेंट होती हैं, तो अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हम मान लेते हैं इस लेंस की, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, और बोल रहे हैं कि ये पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद L डिस्टेंस पर मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं L डिस्टेंस पर। लेंस से कितनी दूर मिलती है L डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अपने से बोल रहे हैं कि यही L की वैल्यू बताओ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किसी लेंस पे अगर पैरेलल लाइटें गिरती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइटें गिरती हैं, तो फोकस पर कन्वर्ज होती है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा उसका फोकस बन जाएगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये फोकस पे इंसिडेंट हुई। तो बच्चों ये जो L है ये उसकी फोकल लेंथ बन जाएगी क्या, बिल्कुल। अपने को यानी कि यहाँ पे फोकल लेंथ पता कर लेनी, वही L होगी। बात एक क्लियर है। अब फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, तो भाई अपने पास तो लेंस मेकर्स फार्मूला है, लिख देंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू 1.5 माइनस 1/r1, r1 की वैल्यू 20 है तो 1/20 माइनस 1/r2, r2 वैल्यू कितनी है -20, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
तो अपने को क्या मिलेगा 1/f इक्वल टू, ये तो घटेगा तो क्या बचेगा 0.5, ये बचेगा 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये बचेगा 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 2/20, एलसीएम ले लिया 2/20, पॉइंट हटाओ, इसको ऐसे 10 आ जाएगा। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि ऊपर बचा 1 नीचे बचा 20। सो 1/f इज इक्वल टू 1/20, दिस इंडिकेट f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है वही डिस्टेंस l होगी, तो उन्होंने पूछा था ना कि l की वैल्यू फाइंड करो, तो वैल्यू ऑफ l कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ l विल बी 20 सेंटीमीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द क्रिटिकल एंगल C फॉर द रे गोइंग फ्रॉम द मीडियम इंटू एयर इज, ओके, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। तो बच्चों कह रहे हैं कि एक मीडियम है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कह रहे हैं जब इस मीडियम से, मतलब ये कोई मान लीजिए मीडियम है, ठीक है, और इससे जब लाइटें किस में जाती है बच्चों एयर में, तो यहाँ से एक लाइट आई वो किस में गई एयर में, ठीक। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये लाइटें कैसे हैं, कह रहे हैं ऐसे मुड़ जाती है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है। तो अपने को ये एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल जानते हो ना, एक ऐसा रिफ्रैक्शन का एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयरर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो ये बच्चों के डेंसर मीडियम है, और ये एयर रेयरर हो गई क्योंकि एयर मोस्टली रेयरर ही रहती है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, तो इस केस में अपने को साइन सी पता करना है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/n। n क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहां पे होगा n क्या होगा, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो n निकाल कैसे सकते बच्चों, n इक्वल टू याद करो होता था फार्मूला C/V, एयर में वेलोसिटी अपान उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। तो n इक्वल टू हो जाएगा C की वैल्यू कितना होती है, ये तो फिक्स है भाई 3 इंटू 10⁸ अपान v क्या होता है 1.5 इंटू 10⁸। देखो c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और v क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो इससे n कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 2, कितना आएगा सॉल्व करके 2 आया। अच्छा, तो n की वैल्यू यहाँ रख दो, तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी है, अब ये बचेगा साइन c इक्वल टू 1/n, n की जगह 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, बच गया। तो साइन c इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्यों 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। सो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी 30 डिग्री, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिज्म इज ए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको ए दे दिया और हमसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot A/2। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमको क्या बताना है डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी। सिंपल बच्चों, म्यू का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन A/2। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, म्यू की जगह cot A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन A/2।
कॉट ए बाई टू को ब्रेक कर दो बच्चों, क्या होता है कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस, ये तो ऐसे रहेगा डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। जब इनको हमने कैंसिल कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा cos a बाई टू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू। बच्चों आपको पता है cos थीटा को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा कर लें, मीन्स साइन पाई बाई टू माइनस a बाई टू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू। साइन से साइन हट जाएंगे, इनवर्स फंक्शन होके छोड़ देते हैं, साइन से साइन को छोड़ दो, क्या बचेगा, ये बचेगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन तो चला गया, हट गया, तो क्या बचा a प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसका मतलब क्या बचा बच्चों में, तो डेल्टा एम चाहिए, टू से सारे टू कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, पाई माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बच्चों कितना आ जाएगा, ये डेल्टा एम कितना है देखो, ए इधर आया तो क्या हो गया पाई माइनस टू ए। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है बच्चों, ये 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहे हैं कि वन ऑफ द टू सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड। इस तरफ क्या कर दिया हमने, सिल्वर कोटिंग कर दी। इसमें जब इसमें हमने सिल्वर कोटिंग कर दी मतलब ये बन गया मिरर टाइप का, ठीक है। यहां से ये क्या बन गया, मिरर जैसा बिहेव करेगा। कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कितना, √2। कह रहे अ लाइट इंटर्ड फ्रॉम द अदर फेस, जो दूसरा ये फेस है इससे जब लाइट इंटर करती है किसी भी एंगल पे, पता नहीं किससे कर रही बच्चों, तो कह रहे हैं कि इंटर्स फ्रॉम द अदर फेस देन इट रिट्रेस्ड इट्स पाथ। रिट्रेस्ड होने का मतलब देखो भाई, यहां से लाइटें मान लो पड़ी, हम कहते हैं आई एंगल पे पड़ गई, ठीक है। तो क्या होगा, लाइटें को जैसे मुड़ेगी भाई, सीधा तो जाएगी नहीं, अब क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड होगी, तो ऐसे मुड़ गई, नॉर्मल के पास आ गई, यहां पड़ी। और कह रहे हैं रीटेस्ट कब करेगी, जब ये लाइटें इसके परपेंडिकुलर गिरे। इसका मतलब ये पक्का है कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बच्चों तभी तो रिट्रेस करेगी भाई, 90 डिग्री पे आएगी, ये डायरेक्ट वापस करेगा और यहां से वापस। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द इंसिडेंट एंगल, तो हमें क्या करना है बच्चों, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई। जब ये 90 बन जाएगा, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई, तीनों का सम तो 180 होना चाहिए, छोटा सा एंगल। तो ये 30, ये 90, तो क्या बना बच्चों 60 डिग्री। ये आपने क्या ड्रा किया था, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये टोटल एंगल इधर भी 90 था, इधर भी 90 था। अच्छा, जब टोटल एंगल 90 था तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल दिख रहा, 30 डिग्री। क्यों, ये देखो 90 था टोटल, 60 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 30। अब आपको पता है कि यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया और म्यू पता है। अब हमको पता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का बेसिक फार्मूला लग जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई तो हमको फाइंड ही करना है, म्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी है बच्चों √2। साइन आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री, मीन्स √2 इज इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन आई। साइन 30 की वैल्यू पुट करो, √2 इंटू साइन 30, तो क्या आएगा बच्चों 1/2 इज इक्वल टू साइन आई।
तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन आई, दिस इंडिकेट आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा 45 डिग्री। मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक थिन प्रिज्म है कोई, ठीक है, कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है। कह रहे दिस प्रिज्म इज कंबाइंडेड विद अनदर प्रिज्म, इसको किसी दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइंड किया गया है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 एंड दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये जो कॉम्बिनेशन है क्या करता है, डिस्पर्सन प्रोड्यूस करता है, लेकिन कैसा, विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर द सेकेंड प्रिज्म, हमको सेकेंड थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल फाइंड करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा मेथड हम लोग कर सकते हैं। हमको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या, फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। अगर हम डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन देखते हैं तो इस सिचुएशन में दोनों का डेविएशन एंगल जो मिनिमम वाला है थिन प्रिज्म के लिए ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए डैश। क्यों, क्योंकि दोनों का थिन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला पुट कर दो। अब क्या आएगा बच्चों, ये म्यू 1.42 माइनस 1 इंटू ए कितना है 10 डिग्री, 1.7 माइनस 1 इंटू ए डैश कितना है बच्चों, यही तो हमको फाइंड करना। तो ये क्या बचेगा 0.42 इंटू 10 अपान 0.7, देखो यहाँ से 0.7 बचेगा, डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू ए डैश, दिस इंडिकेट ए डैश इज इक्वल टू, अब क्या होगा बच्चों 6 डिग्री। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि एक प्रिज्म है ये, ठीक है, ए बी सी ऐसा, दिस इज अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, ठीक है, प्रिज्म एंगल क्या बच्चों दिया है ए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज एन, एन क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे कह रहे हैं अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट ए बी, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो ए बी एज पर, ए बी फेस पर पड़ती है, ठीक है, एट एंगल थीटा, इसका एंगल क्या है बच्चों यहां पे ये थीटा। तो हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ थीटा रिक्वायर्ड फॉर विच द गिवन रे गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम एसी, मतलब जो ये रे है ये एसी से ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिट मतलब बाहर निकल जाए, मींस यहां पर टीआईआर पॉसिबल नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज के लिए हमको थीटा सेलेक्ट करना, इस सिचुएशन के लिए थीटा फाइंड करना। क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम रिफ्रैक्शन देखेंगे। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे हम एयर सपोज कर लेते हैं, रेयरर, ये प्रिज्म कैसा हो गया डेंसर, और हमको पता है कि जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो क्या होता है बच्चों, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो लाइट रे है ये सीधी न जा करके नॉर्मल, देखिए ये आपने ड्रा किया नॉर्मल, मान लेते हैं n1 इसका नॉर्मल है, तो क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल मींस ऐसे, कैसे भाई, सीधी चली जाती तो नॉर्मल के पास आ गई, देखो नॉर्मल इधर था ना, तो नॉर्मल के पास इधर आ गया। अब चक्कर ये है कि मान लीजिए कि ये एंगल क्या है बच्चों R1, भाई हमें समझना चाहिए कि यहां पे रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जिसके लिए इधर निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए। हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है R2 बनता है, ये किस एंगल पे आती है बच्चों R2,
और R2 पे आके ऐसे निकल जाती है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। भाई हमको तो ये क्लियर है कि यहां से लाइट रे तभी आगे ट्रांसमिट होगी, डेंसर से रेयरर में तभी जाएगी जब R2 की वैल्यू मींस जिस एंगल से गिर रही उसकी वैल्यू क्या होगी, वो क्रिटिकल एंगल से कम होगी। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती तो ये लाइट रे इधर चली आती। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती तो ये वापस चली आती। इसका मतलब इस सिचुएशन में R2 तो फिक्स हो गया कि R2 की वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है, क्रिटिकल एंगल से, थीटा सी से। ठीक है, चाहे आप इसको IC से लिखिए, चाहे C से लिखिए, चाहे थीटा सी, हमने थीटा सी यूज किया। अच्छा, अब देखिए दो जगह आपको रिफ्रैक्शन की इक्वेशन बना लेनी है। पहली, फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल थीटा सी। थीटा सी अगर क्रिटिकल एंगल हम सपोज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। अब बच्चों एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है, और देखिए फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये पहला सरफेस, या फ्रॉम AB सरफेस लिख सकते थे, कुछ भी लिख दीजिए। बच्चों इस फेस से रिफ्रैक्शन आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ यूज कीजिए। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, वो बताता है साइन I मींस थीटा अपान साइन R। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, तो साइन थीटा अपान साइन R1 इज इक्वल टू n, एयर के रिस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुड। अब बच्चों देखिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, n इंटू साइन R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A। आपने पढ़ रखा है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अभी जब प्रिज्म का डेरिवेशन पीछे किया था तो ये बना था ना इक्वेशन हमारे पास, यस। बच्चों यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर आप देखिए तो आपको R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, सोचिए, R1 इज इक्वल टू मिलेगा A माइनस R2, R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A माइनस R2। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन से। अब आप अच्छे से देखिएगा कि जो थीटा सी है, ठीक है, ये बड़ा है किससे, R2 से। सोचिए, थीटा सी जब R2 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 की जगह या थीटा सी पुट करेंगे, मान लीजिए, सीधी सी बात है, जब ये सिचुएशन है इसका सीधा सा मतलब है A माइनस R2 विल बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी। क्यों, देखो भाई ग्रेटर वैल्यू घट रही है सेम एंगल में, तो आंसर क्या आएगा, छोटा हो जाएगा। अब A माइनस R2 की जगह यहां से देखिए क्या है, R1, तो R1 इज ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी। बच्चों ऑन टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ साइन थीटा ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, साइन R1 इज ग्रेटर देन साइन A माइनस थीटा सी। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर साइन में एंगल बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अगर आप 2n से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन में कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
इसका मतलब n साइन R1 इज ग्रेटर देन n साइन A माइनस थीटा C। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए n साइन R1 की वैल्यू क्या है? n साइन R1 इज साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका मतलब यह हो गया कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन n साइन A माइनस थीटा C। बच्चों आप यहां से थीटा C की भी वैल्यू फाइंड करके रख सकते हैं। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। पहली इक्वेशन से थीटा C की वैल्यू क्या आएगी? साइन उधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे भाई साइन इनवर्स 1/n। तो थीटा C की जगह क्या पुट कर सकते हैं? साइन इनवर्स 1/n। तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1/n। ठीक है। इसका मतलब यहां से जब आप थीटा फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? थीटा इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा? साइन इनवर्स, देखो साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स, ठीक है, n साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/n। ठीक है। तो थीटा की ये वैल्यू होनी चाहिए। थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? साइन इनवर्स ऑफ दिस। इससे अगर बड़ा होगा तभी यहां पे हमको ट्रांसमिटेड रे मिलेगी।